कैसे हैं आप? प्रखर, भाविक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रजत, गुड इवनिंग। रिया, नमस्ते नमस्ते। अनुराग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। खत्म ही होने वाला है ये चैप्टर, डोंट वरी। एक दो लेक्चर और है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बस। ठीक है, चलिए। तो सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर होगा, आई थिंक सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। ओके, तो कल जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसी को और मोर क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, हाँ केक वाला क्वेश्चन याद है, याद है मुझे, याद है मुझे। ठीक है, आपने याद दिलाया, सही है। इस लेक्चर के लास्ट क्लास में करेंगे, मतलब कल, हो सकता है कल कर लें। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा रिजिड बॉडी का, वो यही पढ़ा था कि along द नॉर्मल वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन सेम हो गए। उसी पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस और करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस आए। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, ए सिस्टम सोन इन द फिगर, दिख ही रहा है, एज्यूम दैट सिलेंडर रिमेन इन कांस्टेंट। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। इसके जगह पे क्या होगा, रिमेन इन कांटेक्ट है ये, रिमेन इन कांटेक्ट विद द वेज एंड ब्लॉक। ठीक है, तो ये सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर हमेशा ब्लॉक और वेज के कांटेक्ट में अभी रहता है, ऐसा आप मान रहे हैं। ब्लॉक और वेज के कांटेक्ट में रहता है, तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो हमें सिलेंडर की वेलोसिटी बतानी है। क्या बात है, क्वेश्चन देखते ही एक भाई ने बी टिक कर दिया। क्या तुम संतोषी माता का व्रत करते हो शुक्रवार को, तुक्का लगाने के लिए कि हमारा तुक्का सही हो? शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत रखेंगे, चना और गुड़ का प्रसाद भी खाते हो शायद। ठीक है, इस तरीके से मत करिए। ठीक है, या तो आपने क्वेश्चन कर रखा है तो अलग बात है, आपको याद होगा, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं, आंख बंद करके ABCD खेल रहे हैं, तो दिस इज वेरी मतलब डेंजरस, है ना। संतोषी माँ भी आपका मुझे नहीं लगता भला करेगी। फिर तो आपको मेहनत नहीं करना चाहिए, सीधे सोना चाहिए। जिस दिन जेई मेंस हो उस दिन उठिए, आंख बंद करिए, जय माता दी बोलिए, ABCD टिक करके चले आइए। बट इससे शायद कुछ होगा नहीं हम लोगों का। ठीक है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि इनपुट दो, वर्क डन, वर्क डन करोगे, इनपुट दोगे तभी आउटपुट आएगा। ये तो थ्योरी है, लॉ है नेचर का। चलिए खैर, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि सभी बच्चे समझ गए कि वेज इधर मूव कर रहा है 1 मीटर से और सिलेंडर इधर मूव कर रहा है 2 मीटर से। तो हमें बताना है, सॉरी ये वेज, दो वेज है, एक रेक्टेंगुलर वेज है, एक ट्रायंगुलर वेज है। तो ये दोनों वेज मूव कर रहे हैं 2 मीटर और 1 मीटर से, ये ऐसे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सिलेंडर ऐसे नीचे जा रहा होगा और इधर भी जा रहा होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो मैंने तुम लोगों को कल भी कहा था, कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कभी भी ऐसा हो तो देख लेना कि ये 1 मीटर है 2 मीटर है। तो ये बात समझ में आती है आपको कि सिलेंडर केवल वर्टिकल नहीं जाएगा, सिलेंडर केवल वर्टिकल नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये भी 1 होता, ये भी 1 होता, है ना, ये दोनों 1 होते, तो आप बोल सकते थे कि सिलेंडर जो है केवल जो है क्या होगा, वर्टिकली मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो वो नेट नीचे केवल जाता। लेकिन जब इधर है तो आपको बताया था कि ऐसे केसेस में आपको 2 मान लेने। ठीक है, आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं सोचना है। सबसे इजीली आप क्या करो, आप ये मानो कि यहां पर इसके पास 2 कंपोनेंट है, जिधर ये 2 है ये 1 है, तो इस तरफ ज्यादा वेलोसिटी है, तो एक्स डायरेक्शन वाली इधर मान लो, वाई वाली इधर मान लो। तो यहां पे एक मानोगे Vx और एक मानोगे यहां पर Vy।
एक मानोगे Vx और एक मानोगे Vy। ठीक है, क्लास अभी शुरू हुई है भाई। तो यहां पर अपने पास कंस्ट्रेन लिखो। तो पहले इस सिलेंडर और रेक्टेंगुलर वेज का कंस्ट्रेन आएगा, है ना। तो सिलेंडर और रेक्टेंगुलर वेज का कंस्ट्रेन आएगा और सिलेंडर और ट्रायंगुलर वेज का। तो इससे आप दो इक्वेशन बना पाओगे, दोनों इक्वेशन बना लो। तो पहला जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं सिलेंडर और ट्रायंगुलर। ये कंस्ट्रेन बनेगा। क्या होगा इसका कंस्ट्रेन? बहुत आसान है, सभी बच्चे बताइए जल्दी से, कि यहां पर ये एक तरीके से ये Vx है। तो x डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, तो x डायरेक्शन में कॉमन पॉइंट आप जो ले रहे हो वो क्या होगा? टेंजेंट, यही अपना कॉमन पॉइंट होगा भाई, P पॉइंट। तो इसका ये Vx है, किसके रिस्पेक्ट में? सिलेंडर के रिस्पेक्ट में। और ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यहां से Vx हमें मिलता है 2 मीटर पर सेकेंड इस कंस्ट्रेंट से। ये क्लियर है सभी बच्चों को? along द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटीज मस्ट बी सेम। आप बोलोगे सर आपने Vy का क्या किया? Vy का कुछ नहीं किया, Vy तो इस तरफ आएगा ही नहीं ना, Vy तो पूरा हॉरिजॉन्टल है। तो Vy का कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ये प्रॉब्लम है स्लाइड के साथ। इसीलिए स्लाइड प्रेफर नहीं करता मैं। तो ये अपने पास है इधर आएगा Vx और ये अपना 2 मीटर है। तो ये Vx और ये 2 मीटर। तो हमने क्या इक्वेशन लिखा? Vx इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब आ जाओ दूसरा कंस्ट्रेंट निकालते हैं, सिलेंडर, ट्रायंगुलर वेज और सिलेंडर का। ट्रायंगुलर वेज और सिलेंडर का कंस्ट्रेंट लिखते हैं। तो ट्रायंगुलर वेज और सिलेंडर का कंस्ट्रेंट लिखोगे तो आपने क्या माना था? यहां भी मैं बना दूं क्या क्या माना था हम लोगों ने। ये माना था इस तरफ Vx और ये माना था Vy। तो ये अपना था Vx, ये था अपना Vy। तो यहां आ जाओ, यही कॉमन पॉइंट है। अगर ये बात सभी बच्चों को क्लियर है कि आपका जो है ये जो सिलेंडर का Vx Vy होगा, रिजिड बॉडी है तो इस पॉइंट का भी वही होगा, इस पॉइंट का भी वही होगा। जो सिलेंडर के रिस्पेक्ट में दो वेलोसिटी मिलेगी। तो फटाफट बना रहा हूं, ये Q पॉइंट है और इसे मैंने P पॉइंट लिया था। तो यहां मैंने P पॉइंट पे कंस्ट्रेंट लिखा। अब मैं Q पॉइंट पे लिखने जा रहा हूं। तो इस Q पॉइंट पे क्या क्या वेलोसिटी बनाऊंगा? तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा तुम लोग मुझसे तेज हो। क्या बनाओगे? एक तो इसके वजह से 1 मीटर इधर ही ठीक है, एक इधर Vx Vy, ठीक है, और एक इधर Vx। क्लियर हो गया सभी को? इसका परपेंडिकुलर कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर लो, इसका कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर लो। कॉमन नॉर्मल अपने पास क्या आ जाएगा? कॉमन नॉर्मल ये हो जाएगा। एंगल जज कर लीजिए, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा। तो ये अपने पास 60 हो जाएगा। कोई भी एंगल से कर सकते हो, ये 60 है, ये 30 है, ये भी 30 होगा, ये 30, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये Vx की वैल्यू तो हमें पता है ना, Vx कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। आपने यहां से निकाल दिया है। Vy ये रहा
और इसकी वेलोसिटी 1 मीटर दे रखी हुई है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों का कंपोनेंट लो और याद करो वो गलती नहीं करने जा रहे हो जो कल बताया था। कौन सी गलती, कि पहले आप जो है सिलेंडर के रिस्पेक्ट में देखो, सिलेंडर के रिस्पेक्ट में Vx इधर है और ऑपोजिट वाले में कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। ये गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा, Vx के लिए Vx का एक कंपोनेंट इधर आएगा Vx cos 60 और Vy का इधर आ जाएगा, आप 60 के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं 60 के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, तो इधर आ जाएगा Vy sin 60। तो ये मैंने अभी किसका लिखा, सिलेंडर का लिखा। क्या लिखा, इधर है अपने पास 2 cos 60, मतलब यहां पे आएगा 2 cos 60, ठीक है, और यहां पर Vy हो जाएगा Vy sin 60, Vy sin 60। क्लियर हो गया। अब इस वेज का है 1 मीटर, 1 मीटर है तो इसका कितना आ जाएगा, वेज के लिए वेज का हो जाएगा अपना 1 sin 30, ये cos 30 इधर sin 30, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 sin 30। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या करना है, यहां पर 1 sin 30 ये हुआ वेज के रिस्पेक्ट में, दिस इज इक्वल टू, इसी डायरेक्शन में सिलेंडर का नेट लिखना है, इसी डायरेक्शन में सिलेंडर का नेट लिखना है, कल भी बताया था तुम लोगों को। Vy sin 60 माइनस 2 cos 60 आएगा, दिस इज इक्वल टू Vy sin 60। यहां यही गलती हो सकती है, माइनस 2 cos 60, तो यहां हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू Vy √3/2 और ये हो जाएगा -1, तो इधर लेके आओगे तो 3/2 इज इक्वल टू √3 Vy/2। तो यहां से अपने पास Vy कितना आता है, Vy अपने पास आता है √3, Vy अपने पास आता है √3, तो Vy आ जाएगा √3, ठीक है, और Vx अपने पास कितना है, Vx अपने पास है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। तो वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, V ऑफ सिलेंडर, दोनों परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, √√3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √7 मीटर पर सेकेंड। तो इसका डी आंसर आएगा, डी आएगा, ठीक है, इसका आंसर डी आएगा। तो सभी बच्चे क्लियर हैं, यहां जो कंस्ट्रेंट लिखा गया है इसमें सभी बच्चे क्लियर हैं कि सिलेंडर का हम नेट वेलोसिटी इस तरफ लेंगे, तो सिलेंडर का एक कंपोनेंट इधर है नॉर्मल की तरफ, एक इधर है, तो कितना हो जाएगा Vy sin 60 माइनस 260, ये हुआ सिलेंडर की वजह से। ये जो है किसके बराबर होगा, वेज का जो ये वेलोसिटी है नॉर्मल के अलोंग उसके बराबर होगा, ये है। चलिए एक क्वेश्चन ये करते हैं, ए सिलेंडर एंड ए वेज विथ वर्टिकल फेस टचिंग ईच अदर मूव अलोंग 2 स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। 2 स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, एक सिलेंडर है और एक वेज है। ये अपना इंक्लाइंड प्लेन है अल्फा का और ये भी इंक्लाइंड प्लेन है अल्फा का, ये वेज है और ये अपना सिलेंडर है। ठीक है, आपको क्या बताना है, द मासेस ऑफ द सिलेंडर एंड वेज आर m1 एंड m2। ये अपना m1 है, ये अपना m2 है, ये दिया हुआ है आपको। डिटरमाइन द फोर्स ऑफ नॉर्मल प्रेशर n exerted by the wedge on the cylinder, exerted by wedge on the cylinder। तो वेज ने सिलेंडर पे कितना नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट किया हुआ है ये आपको बताना है। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपको इसमें नेग्लेक्ट करना है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है।
ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर कैसे निकाला? वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर निकाला कहां है? मैंने मान लिया कि दो हो सकते हैं, Vx और Vy, तो मैंने Vx और Vy मान लिया, कुछ भी 2 डायमेंशन ही होंगे, है ना। एक इसके साथ ये इधर भी जाएगा और नीचे भी आएगा सिलेंडर। तो और जिस तरफ वेलोसिटी ज्यादा होगी जिनके कांटेक्ट में, उधर मानेंगे नेट Vx। तो हमने एक सिलेंडर के लिए सिलेंडर का इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के साथ कंस्ट्रेंट लिखा, ये परपेंडिकुलर, तो आसान है, परपेंडिकुलर ये है, जिधर Vx है उधर ही 2 है, तो Vx इक्वल टू 2। और Vy के लिए लिखा तो Vy के लिए यहां से आ गया, यही तो किया है। चलिए, तो यहां की बात हो रही है आपसे, आपका रिक्वायरमेंट है नॉर्मल रिएक्शन निकालना। अब यहां पे पहले ये समझो कि कोई बच्चा बताएगा इसमें कि ये इनका मोशन कैसे हो रहा होगा, ये सिलेंडर और वेज आपस में कैसे मूव कर रहे होंगे, कोई बताएगा? हाँ, टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आप क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं। M1 और M2, तो M1 और M2 जो है, M1 और M2 इसके लिए आप बताइए क्या हो जाएगा। ये क्या दोनों, ये भी नीचे जाएगा इंक्लाइंड प्लेन के, ये भी नीचे जाएगा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, इसका मोशन इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग ऐसा होगा तो इसका ऊपर होगा। अगर एक नीचे जाएगा अपने इंक्लाइंड प्लेन पे तो दूसरा अपने इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? कंस्ट्रेंट मोशन से बता रहा हूं, ठीक है। कैसे? अगर मान लीजिए सिलेंडर का एक्सेलरेशन इधर लेते हैं इसके अपने इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, और वेज का एक्सेलरेशन ऐसे लेते हैं, तो अगर आप ये करते हैं तो देखिए ये A1 है, ये A2 है, ठीक है। तो इसके लिए दो कंपोनेंट होंगे भाई, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ और एक इसका भी इस तरफ। मैं वर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, हॉरिजेंटल वाला पहले देखते हैं। तो अगर ये अल्फा है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी अल्फा होगा, तो इधर आएगा A1 cos अल्फा, और ये भी अल्फा होगा, पैरेलल लाइन है, तो इसका हो जाएगा A2 cos अल्फा। मैं केवल हॉरिजेंटल की बात कर रहा हूं। अब इनके कांटेक्ट को देखो, कंस्ट्रेंट लिख रहा हूं, ये P पॉइंट है, ये कॉमन नॉर्मल है, तो इस P पॉइंट के अलोंग, है ना, इस P पॉइंट के लिए जब आप कंस्ट्रेंट लिखोगे तो वेलोसिटी मस्ट बी सेम अलोंग कॉमन नॉर्मल, तो यहीं पर ये P पॉइंट है, इसके पास इधर है A2 cos अल्फा, और इसके सिलेंडर की वजह से इसका हो जाएगा इस तरफ A1 cos अल्फा, और ये हो जाएगा A2 cos अल्फा। तो आपको क्या दिखता है कि ये P पॉइंट पे इस डायरेक्शन में कॉमन नॉर्मल के अबाउट वेलोसिटी सेम होनी है, तो यहां से क्या हो जाएगा A1 cos अल्फा इज इक्वल टू A2 cos अल्फा। तो आपको दिखा यहां से कि दोनों जो है सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहां से क्यों मैंने अपोजिट बोला, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर। अगर मान लो दोनों आप नीचे ले रहे होते तो क्या दिक्कत आती? अगर आप दोनों नीचे ले रहे होते, इसको भी नीचे ले रहे होते और इसको भी, तो ये कंपोनेंट जो यहां पर आता, इसका तो इधर आता और इसका इधर आता, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती। ये समझ पा रहे हैं सब लोग? अगर आप अपोजिट ले लेते तो इनकी ये P पॉइंट पे रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती और ये इसको पेनिट्रेट करने लगता। शायद समझ पा रहे हैं? इसीलिए ऐसा है। √3 आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। कहां √3 आएगा भाई, कहां √3 आएगा? ये Vy आपको मिल चुका है और Vx 2 है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा है, तो Vx स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर और Vy स्क्वायर, बिल्कुल सही है। आप फर्जी जो है टाइम खराब कर रहे हो क्लास का। तो यहां से अपने पास जो है ये आएगा। शायद सभी बच्चे समझ गए। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा कि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा। ये मैंने आपको जस्टिफाई किया
और यहां से मैंने आपको बताया कंस्ट्रेन रिलेशन। लेकिन हमें इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसके आगे बढ़ना पड़ेगा और नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए इसकी एफबीडी भी बनानी पड़ेगी। तो इसकी एफबीडी बनाते हैं। जैसे सिलेंडर की एफबीडी अगर आप बनाते हो इसके अपने इंक्लाइंड प्लेन से, क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे इस पे, और एक सिलेंडर का बनेगा और एक वेज का बनेगा। और वेज का अपना ये है, वेज कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इसके अपने इंक्लाइंड प्लेन पे वेज का बनेगा। देखिए भाई, इस लेवल के क्वेश्चन वही बच्चे इंटरटेन कर पाएंगे जो एक्चुअली कुछ कर रहे हैं। जो फर्जीबाजी कर रहे हैं उनके लिए सब फिर नहीं है। ये अल्फा है, ये अपने पास अल्फा है, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, अब उनको ये √7 नहीं समझ में आ रहा है। तो ये एक्सेलरेशन, अब देखिए इस पे एफबीडी बनाते हैं तो इसकी एफबीडी क्या क्या आ जाएगी। mg जो लगेगा, इसका m1 दिया हुआ था इन्होंने, तो इधर लगेगा m1g, ये तो समझ रहे हैं सभी बच्चे। इधर लगेगा अपने पास m1g साइन अल्फा, इधर लगेगा m1g कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसका नॉर्मल रिएक्शन अपना अपने अपने इंक्लाइंड प्लेन से इसका नॉर्मल रिएक्शन कुछ n1, ठीक है। और एक इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन ये n, इतने फोर्सेस लगेंगे। ये बात सब लोग समझ पा रहे, ठीक है। तो अब कौन कौन से फोर्सेस हैं दिखा दिया जाए। तो इसका था अपना m1g साइन अल्फा, ये हो जाएगा m2g कॉस अल्फा, ये हो जाएगा इसका n1 इसके अपने इंक्लाइंड से, और एक इसके वजह से इस पे क्या लगेगा कुछ n, यही n हमें निकालना भी था। तो अब इसकी एफबीडी आप बनाओगे, तो इसकी एफबीडी बनाओगे तो इधर n आएगा ऐसा, और इसका अपना mg, इसका ये इधर स्लिप कर रहा है ऊपर, m2g तो नीचे लगेगा, m2g साइन अल्फा और m2g कॉस अल्फा ऐसा लगेगा, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन था इधर a2। तो ये अभी हमने निकाला कि ये भी a2 और a1 बराबर होंगे, तो ये a से नीचे ऊपर जाएगा, यही था, और ये a से अपना इधर आएगा। तो हमारे मतलब का डायरेक्शन कौन सा है, हमारे मतलब का डायरेक्शन क्या, m2 की जगह पे कुछ गलत हो गया है क्या, सही तो है, ये m2 था ये m1 था, सही तो है भाई। वेज को हमने क्या माना था, वेज को m2 और सिलेंडर को m1 माना था, वही कर रहा हूं मैं, ये m1 ले रहा हूं, ये अपने पास m2 है, तो इधर आ जाएगा अपने पास m2g cos अल्फा। ये हमारे मतलब का फोर्स नहीं है, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लिखना है, तो हमें इस फोर्स से मतलब है। तो इधर हो जाएगा m2g साइन अल्फा। अब ये जो नॉर्मल था, ये नॉर्मल इन दोनों ने आपस में लगाया था, इसका कंपोनेंट तुम्हें लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि तुम्हें न्यूटन्स लॉ लिखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि इस n2 के लिए इसका मैं कंपोनेंट ले रहा हूं, इस n2 का, ये अल्फा है, ठीक है। तो ये भी अपना अल्फा होगा, n2 का सॉरी n का कंपोनेंट इधर लिया गया n cos अल्फा। क्यों ले रहा हूं, क्लियर है, एक्सेलरेशन इधर है तो हमें न्यूटन लॉ लिखना है, तो मैं केवल वही फोर्सेस दिखा रहा हूं जिधर मुझे न्यूटन लॉ लिखना है। जैसे n का मैंने एक कंपोनेंट ये दिखाया, ये किधर भी होगा मैं लिख दे रहा हूं, बट इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस डायरेक्शन से लेना देना है। अब यहां पे देखो हमें इस डायरेक्शन से लेना देना है, तो मुझे इस n को रिजॉल्व करना होगा। तो इस n को जब आप रिजॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा, इसी को मैं दिखा रहा हूं, बाकी वाला नहीं दिखा रहा हूं, अननेसेसरी ज्यादा फोर्सेस हो जाएंगे, फिर ऐसे ही बहुत दिख रहे हैं। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो मैं कह रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चन जिसको करने की हैबिट होगी वही एडवांस की बात सोचे।
ये यहां पे ये n है, इधर अल्फा है, तो इधर हो जाएगा n cos अल्फा। ठीक है, अब आप यहां पे दो इक्वेशन बना सकते हो, एक सिलेंडर के लिए और एक ट्रायंगुलर वेज के लिए। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वेज और सिलेंडर के लिए इक्वेशन बनाया जाए तो फॉर सिलेंडर, यहां मैं लिख दे रहा हूं फॉर सिलेंडर क्या लिखा जाए, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन m1g साइन अल्फा माइनस n cos अल्फा इज इक्वल टू m1a। ये a क्यों है सभी को क्लियर है, a2 इक्वल टू a1, a2 इक्वल टू a1। तो m1a, ठीक है। अब यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, इसके लिए बताओ फॉर वेज, फॉर वेज नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, उसी से मतलब है। तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन क्या है, n cos अल्फा माइनस m2g साइन अल्फा, n cos अल्फा। इतना कुछ कराने के बाद डीपीपी के क्वेश्चन नहीं बनते भाई, तो आपको सोचना चाहिए फिर। n1 cos अल्फा इस लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास में होती है। अगर आपके डीपीपी के सवाल नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं, तो आपको फिर अलार्मिंग है, कुछ सोचना चाहिए। n cos अल्फा माइनस m2g साइन अल्फा इक्वल टू m2a। पूरा तो नहीं बनते कोई भी चीज, पूरा क्या होता है, बट 40%, 50%, 60%, 80% डीपीपी के क्वेश्चन अगर नहीं हो रहे हैं इतना कुछ कराने के बाद, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कुछ। n cos अल्फा माइनस m2g साइन अल्फा इक्वल टू m2a। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा दूसरी इक्वेशन। चलिए पहली ले लेते हैं, वो तो हमने यूज कर ही लिया, a1 इक्वल टू a2, तो इसको मैंने पहला ले लिया, इसको दूसरा। हमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है, हमें n निकालना है। क्या करने वाले हो आप, सबसे आसान तरीका क्या दिखता है, a को इक्वेट कर दो, और क्या दिखता है, या यहां से ये निकाल लो, यहां से ये निकाल लो, इक्वेट मार दो। ठीक है, ये कर सकते हो, या फिर और कुछ करना चाहो तो बताओ। इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, हाँ वही कर लो, इससे इसको इक्वेट कर दो, एक ही वैल्यू इक्वेट कर दो, और क्या करोगे। m1 का कंपोनेंट कुछ गड़बड़ है क्या, गड़बड़ है देखो, m1g साइन अल्फा m2g cos अल्फा। अच्छा ये m2g लिख दिया है क्या मैंने यहां पे, सॉरी, इसको m1 कर दीजिए। हालांकि इस 4 से कोई लेना देना नहीं है। m1g साइन अल्फा n cos अल्फा, ये मैंने लिखा नहीं, बस यहां m2 आ गया था। चलिए फिर जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए इन दोनों इक्वेशन को। आप किसी भी a को इक्वेट कर लीजिए, या यहां से आप n cos अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए। नहीं, n तो हमें निकालना ही है, तो आप एक ही वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों से एक ही वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आएगा g साइन अल्फा माइनस n cos अल्फा अपॉन m1 इक्वल टू a, और यहां से भी यही आएगा, a इज इक्वल टू n cos अल्फा अपॉन m2 माइनस g साइन अल्फा। दोनों a को इक्वेट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों a को आप इक्वेट कर दीजिए, तो इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे, इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, g साइन अल्फा माइनस n cos अल्फा अपॉन m1, दिस इज इक्वल टू n cos अल्फा अपॉन m2 माइनस g साइन अल्फा। तो इसको इधर ले आओ, तो 2g साइन, ये सब आपको सॉल्विंग खुद करना चाहिए और मुझसे तेज। ये n हो जाएगा, cos अल्फा कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन, अब जो कोई बैठ के वहां केवल सुन रहा है तो वो क्या ही सीखेगा फिर। मेरे साथ आपको ये सब क्वेश्चन साथ साथ में करना चाहिए। देखिए कुछ बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो वो आगे बढ़ेंगे ना, 2g साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो ये tan अल्फा हो जाएगा भाई, देख लो, इसको tan अल्फा लिख दें, तो 2g tan अल्फा अपॉन में 1 अपॉन m1
प्लस 1/m2, ये आएगा अपना नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में। बिल्कुल, साइन अल्फा वाले बच्चे थोड़ा अपना आंसर चेक कर लीजिए, गलत है उनका। ठीक है, तो फाइनली आपको ये आंसर मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो करा दिया है मैंने, तो ये आगे स्किप मारते हैं। ये क्वेश्चन भी करा चुका हूं, आइए इस पे बात करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड, ये भी इरोडोफ का ही क्वेश्चन है, सब ये इरोडोफ के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये मैक्सिमम क्वेश्चन सब इरोडोफ के ही हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on the inclined surface of a wedge. Calculate the acceleration of wedge and the block when the block is released. जब ब्लॉक को आप रिलीज करते हो सब स्मूथ है, सब स्मूथ है भाई। तो जैसे ही आप इसको रिलीज करते हो तो सभी बच्चों को पता है कि ये इधर मूव करना चाहेगा और इसके रिस्पेक्ट में ये इधर मूव करना चाहेगा, ये तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं। सीट सॉल्यूशन ऑफ काइनेमेटिक, देखिए सीट का अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको फर्दर कुछ मंथ्स के बाद हो सकता है आपको सॉल्यूशंस मिल जाए। अभी आपको मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं करिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे हैं वो तो मैं क्लास में ही ले लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टाइम ही हो जाता है बहुत ज्यादा अपने ही क्वेश्चंस कराने में, इसीलिए कराए जाते हैं अपने क्वेश्चन की आप मैक्सिमम सीट या डीपीपी खुद से करें जिससे आपको कॉन्फिडेंट फील हो। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसका, अब इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने कई बार डिस्कशन किया हुआ है कि जो बंदा यहां पर होगा, जो बंदा इस वेज में होगा, ठीक है, जो यहां पर होगा ये होगा अपना NIF, और जो यहां पर होगा ये होगा IF। तो IF वाला क्या देखेगा और NIF वाला क्या देखेगा, आप समझ पा रहे हैं, है ना। IF वाला क्या देखेगा और NIF वाला क्या देखेगा वो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये देखेगा कि केवल ये इधर जा रहा है और ये देखेगा कि ये इधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है। तो मतलब ये रिलेटिव, अगर केवल इधर एक्सेलरेशन दिखाते हैं तो ये AR बोला जाएगा और ये A बोला जाएगा। AR का मतलब समझते हैं सभी बच्चे, विथ रिस्पेक्ट टू वेज होगा, केवल ये वेज के रिस्पेक्ट में केवल नीचे जाएगा, वेज के रिस्पेक्ट में केवल नीचे जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया रजत, बहुत बढ़िया। तो ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू वेज जो है केवल नीचे जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, देखिए पहले हम इस ब्लॉक की एबीडी बनाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। मैं स्लाइड चेंज कर ही लेता हूं। तो इसकी अगर मैं एबीडी बनाऊं ब्लॉक की नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो बताइए क्या होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में केवल ये इधर जाता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस पे नेट फोर्सेज लगाना शुरू करते हैं। फोर्सेज हमारे पास होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन, और एक सूडो, याद रखिए, याद है सभी बच्चों को, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, आपने इसको इधर माना है तो इधर सूडो देना पड़ेगा आपको। एक सूडो फोर्स लगेगा ma का, एक ma का सूडो फोर्स लगेगा m इंटू a का। ये एक इसका एक्सेलरेशन है, एक इसका एक्सेलरेशन है वेज का। और तुम लोगों को मैंने एक बात सजेस्ट की थी कि मैंने तुम लोगों को एक बार वार्न भी किया था कि कभी भी ऐसा हो तो n इक्वल टू mg cos थीटा नहीं लिख सकते। आप देखिए क्यों, यहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन है, mg का कंपोनेंट आएगा। अब आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि हां सर नहीं लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे, शायद समझ गए होंगे आप लोग। ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये 90 माइनस थीटा है, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थीटा, तो ये भी अपने पास ये 90 माइनस थीटा, इसको मैं 90 माइनस थीटा ये ले रहा हूं। तो mg का कंपोनेंट तो सबको रटा होता है, mg का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा,
और अब सूडो का भी कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ठीक है। और आप बोलोगे सर आप इधर ही क्यों कर रहे हो, आप लोग बताओगे कोई कि हम इधर क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहा हूं मैं इधर, कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा कि मैं सूडो का कंपोनेंट ले रहा हूं, क्यों मैं इस रेफरेंस एक्सिस को पकड़ रहा हूं? सूडो का कंपोनेंट एक इधर आएगा, ठीक है। सूडो का कंपोनेंट एक इधर आएगा, पहले अपने कंपोनेंट्स लिखते जाइए नहीं तो भूल जाएंगे। ये है अपना mg sin थीटा, ये है अपना mg cos थीटा, ये है नॉर्मल रिएक्शन। और अब आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि इसीलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, ए नीचे है क्योंकि इसका ए नहीं बोलिए, वो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ध्यान दीजिएगा। यहां ए नहीं बोलेंगे, ये ए आर है, आप ये बोलेंगे कि ये ए आर, रिलेटिव लिख रहे हैं ना। ये हमने एफबीडी किसके रिस्पेक्ट में बनाई है? एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाई है, तो उसकी इक्वेशन लिखी जा रही है। तो हमें इधर न्यूटन्स लॉ लगाना है, तो इधर के लिए आप जो है, इसीलिए आपने ये रेफरेंस एक्सिस पकड़ा है, इधर x और ये y पकड़ा है आपने, ठीक है। चलिए बताइए, सूडो का कंपोनेंट आपने लिया, सूडो का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg का कंपोनेंट ये दिख रहा है, सूडो का जो कंपोनेंट आएगा एक इधर और एक इधर, क्या क्या आ जाएगा सूडो का कंपोनेंट? एक आएगा अपने पास ma cos थीटा, ये अपना सूडो था, और इधर आ जाएगा ma sin थीटा। तो मैं क्यों कह रहा था आप लोगों को कि ऐसे सिचुएशन में कभी भी n इक्वल टू mg cos थीटा मत लिख देना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि n इक्वल टू mg cos थीटा मत लिख देना? क्यों बोल रहा था? देखो आप कि यहां पे n प्लस ma sin थीटा इक्वल टू mg cos थीटा है, और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या इक्वेशन होगी? न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आप लिखने जा रहे हो क्या? mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए आर, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, हमारी जरूरत लिख लीजिए, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। अब आपको दिख रहा है कि n इक्वल टू mg cos थीटा नहीं होगा, जब इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट पर होगा तब लिख सकते हैं, दिख रहा होगा, तब सूडो नहीं रहेगा, इसीलिए कह रहा था। यहां न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो n प्लस ma sin थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये हमारी रेलिवेंट इक्वेशंस होंगी, ये ब्लॉक के लिए होगी, किसके रिस्पेक्ट में? ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में होगा? ये अपने पास होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपने ये लिख लिया। अब हम वेज की भी एफबीडी बना लें। तो वेज के लिए क्या कहानी है कि वेज पे लगने वाला फोर्स है हम जो मतलब वाले फोर्स है वही दिखा रहा हूं। मुझे मतलब वाला फोर्स कौन सा है? वेज को एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता हुआ हम देख पा रहे हैं। तो वी आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट द फोर्सेज विच इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इसको कौन एक्सेलरेट कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में? तो केवल एक फोर्स, वो है नॉर्मल रिएक्शन। इसने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया, इसने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया, यही एन, ये थीटा। तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा? देखो, कंपोनेंट ले लीजिए, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा थीटा होता है तो यहां पे 90 होता है, तो यहां पे अपने पास n, ये हो जाएगा n साइन थीटा। बाकी फोर्सेस से हमें मतलब नहीं होगा। और इधर है अपना एक्सेलरेशन a। तो इसके लिए सिंपल एक इक्वेशन लिखा जाएगा, n साइन थीटा, एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इक्वल टू कैपिटल M, मासेस अलग अलग है ना भाई,
हाँ, मासेज अलग अलग है, तो कैपिटल M इंटू ए। मासेज अलग होने से बस कैलकुलेशन बढ़ जाता है और कोई बात नहीं है। ये अपनी तीसरी इक्वेशन होगी, ये अपनी तीसरी इक्वेशन होगी। तो सभी बच्चे ये 3 इक्वेशन जान चुके हैं। अननोन गिनो, अननोन तुम्हारे पास क्या क्या है, AR, A और नॉर्मल रिएक्शन। 3 अननोन, 3 इक्वेशन, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कर लेंगे। नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन A और AR भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आप क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहोगे, यहां से एक काम करो, चलो मैं आपका कुछ हेल्प कर दे रहा हूं। N इक्वल टू कैपिटल M A अपॉन साइन थीटा, N की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये N की वैल्यू यहां से निकाल के इसको यहां पुट कर दो, तुरंत A आ जाएगा। और इसको क्या करो, पुट इन सेकेंड में पुट करो। तो जब पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कैपिटल M A अपॉन साइन थीटा प्लस MA साइन थीटा इक्वल टू MG कॉस थीटा। बोलो, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन, और एलसीएम लेके इधर आओगे तो यह आएगा M, ये स्मॉल है भाई, कंफ्यूज मत होइएगा, MG कॉस थीटा साइन थीटा। तो आपके पास A मिल जाता है, वेज का एक्सेलरेशन क्या मिलता है, mg साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। तो दैट इज योर एक्सेलरेशन ऑफ वेज। एक्सेलरेशन ऑफ वेज आपको मिल गया। सूडो का कंपोनेंट एक्सेलरेशन नहीं देगा, अरे दे तो रहा है मेरे भाई, सूडो का कंपोनेंट एक्सेलरेशन दे तो रहा है। रिलेटिव में इसकी ये क्या दिख रहा है आपको, ये सूडो का कंपोनेंट ही तो है, ये सूडो का कंपोनेंट ही तो है जो इसको रिलेटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, मैंने वेज और ब्लॉक के लिए अलग अलग रेफरेंस एक्सिस क्यों लिया है, अब इस तरीके के सवाल पूछ रहे हो, पूरा चैप्टर खत्म होने जा रहा है। आप ये बताओ मेरे भाई कि वेज किधर मूव कर रहा है, वेज किधर एक्सेलरेट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो मुझे न्यूटन सेकेंड लॉ किस डायरेक्शन में लिखना है, न्यूटन सेकेंड लॉ मुझे किस डायरेक्शन में लिखना है, एक्स डायरेक्शन में। तो मैं वेज के लिए किधर रेफरेंस एक्सिस लूंगा, वही मैं कह रहा हूं ना कि ऐसे लोग जो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते हैं, वो बस सवाल पूछते हैं फर्जी। तो ये रेफरेंस एक्सिस इसलिए लूंगा क्योंकि इधर ये एक्सेलरेट कर रहा है, मुझे नेट फोर्स की जरूरत इधर पड़ेगी। ठीक है, ऐसा कोई थोड़े ना कोई मैंने रूल बताया कि वेज के लिए जो लेंगे वही ब्लॉक के लिए लेंगे, या जो ब्लॉक के लिए लेंगे वो वेज के लिए, ऐसा मैंने रेफरेंस एक्सिस चूज करने के लिए कोई रूल नहीं बताया। मैंने सिंपल एक रूल बताया है कि हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जहां पर मुझे न्यूटन्स लॉ लिखना है उधर नेट फोर्सेस लिखने होते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इन सब चीजों को थोड़ा सा पढ़िए, इस तरीके के सवाल पूछ के समझ में आता है कि फिर आप कितना मेहनत कर रहे हो, एक भी सवाल नहीं सॉल्व कर रहे हो। एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए आपको एक मेहनत और लेना पड़ेगा, इस पूरे ए को उठाकर और कहीं पे रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां रख दोगे तो m इंटू ए आर आ जाएगा। ठीक है, तो पुट इसको भी आप क्या करो, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर दोगे तो आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कर लेंगे, क्या कर लेंगे, देख के तो नहीं लगता जो ऐसे ऐसे लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो m इंटू ए आर इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस m कॉस थीटा, mg साइन थीटा प्लस m कॉस थीटा, और a की पूरी वैल्यू हमें रखनी है, m कॉस थीटा, a की वैल्यू है mg साइन थीटा कॉस थीटा बाई में m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जनरल कर रहे हैं ना, हम जनरल कर रहे हैं इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं छुपा है।
दिस इज बेसिकली ए कैलकुलेशन ओनली, है ना। आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो एम जी थीटा सब दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है। ये अननेसेसरी कैलकुलेशन चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी गई है। एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बस इसी को तुम्हें सॉल्व कर लेना है। देखो एम जी साइन थीटा यहां पर भी है, एम जी साइन थीटा यहां पर भी है, तो इसको हम लोग क्यों ना कॉमन निकाल लें। तो एम जी साइन थीटा को कॉमन निकाल लिया, ये आया 1 प्लस, और एम जी साइन थीटा को कॉमन निकाल दिया हमने, तो यहां पे अपने पास 1 आएगा, ठीक है, और यहां पे आएगा एम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, तो ये m से m कैंसिल भी कर सकते हो, ए आर आ जाएगा g साइन थीटा, इसको एलसीएम ले लो, तो m प्लस ये m कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा m प्लस m, और ये आ जाएगा m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली वी आर गेटिंग ए रिलेटिव m प्लस m जी साइन थीटा बाई में m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमें ए रिलेटिव मिलेगा, और ए हमारा क्या आया था, ए हमारा ये आया था। मैं कुछ रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि सर ये क्या इतना बड़ा फॉर्मूला रटे, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको अप्रोच ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई धैर्य, कुछ बच्चे लगे हुए हैं साथ में, और इतना बड़ा फॉर्मूला भी आप मुझे इंस्पायर्ड करता है कि आप लोग का ये टाइपिंग स्पीड कितनी तगड़ी हो चुकी है कि इतने बड़े बड़े चीजों को आप कमेंट में टाइप भी कर दे रहे हो, क्या बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, यू कैन हैव नंबर ऑफ अप्रोच। अगर आप थोड़ा और अपने अप्रोच को बढ़ाओगे तो आपको इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में भी सोचकर कर सकते हैं, आपको अच्छे और भी मेथड्स मिलेंगे, बट दिस इज ए वेरी स्मार्ट मेथड, ये सबसे इजी है। ए आर अपने पास ही आएगा। अब मुझे ये बताओ सभी बच्चे, अगर कहीं आपसे बोले कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बता दो, तो मैंने तुम लोगों को याद है बताया था, इसके लिए 2 वेक्टर बनेंगे, इन सब से आप वैल्यू निकाल चुके होगे, इन सब से आप वैल्यू निकाल चुके होगे। इसके 2 वेक्टर बनेंगे अर्थ के रिस्पेक्ट में, एक ए आर होगा और एक ए होगा, यही तो होगा। जो अर्थ पे खड़ा है, जो अर्थ पे खड़ा है उसको क्या दिखाई दे रहा होगा कि एक ये नीचे जा रहा होगा और साथ में वेज के साथ इधर भी आ रहा होगा। बोलो, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट जो पैरेललोग्राम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिलने वाला है। ये कई बार बता चुका हूं, ये पहले भी बता चुका हूं। दिस इज ए, दिस इज योर ए आर। तो आप इसको अगर एक्सटेंड करते हो, यही तो इंक्लाइंड प्लेन था, ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ही तो था ए आर। ये एंगल कितना था, थीटा। तो अब आप मुझे बताओगे कि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। ये थीटा है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा होगा, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा होगा, और अपना जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो ऐसा होगा। दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसे आप बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसका मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहां से फॉर्मूले से आप इन दोनों की वैल्यू निकाल चुके होंगे, ठीक है। और वो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू लाके सॉल्व करो, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब ये वैल्यू आ चुकी होगी, मैं ये बोल रहा हूं। जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा आप केवल ये लगा लेंगे,
AR² प्लस B² माइनस 2A इंटू AR cos थीटा। ये माइनस क्यों आया मेरे भाई, सब लोग समझते हैं, यहां पाई माइनस थीटा हुआ है, ये पाई माइनस थीटा हुआ है तो प्लस का ये माइनस आ गया है, कई बार बता चुका हूं। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, मैंने इसी को और बड़े लेवल पे ले गया हूं, एक के ऊपर एक, ठीक है। A block A of mass m, block A of mass m is placed over a wedge of same mass m. Both the block and wedge are placed on a fixed inclined plane. तो इससे आप परेशान मत होइए, ये आपको डराने के लिए दे दिया, ये फिक्स है। हालांकि किसी बच्चे के अंदर अगर साहस है, किसी चीता के अंदर अगर साहस है, तो घर पे होमवर्क ये है कि इसको भी मूव कराकर इन तीनों का एक्सेलरेशन निकालेगा। मैं दो का निकाल के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये इसको भी मूव कराएगा और फिर उससे सोचेगा कुछ, ठीक है। अभी ये फिक्स है, अभी ये फिक्स है, इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो हमें क्या करना है, आपको 3D फिगर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये वेज है, ट्रायंगुलर वेज, जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा है और ये इधर स्लिप कर रहा है और ये इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये इसके साथ साथ मूव कर रहा है, दिख रहा है सभी बच्चों को। हमें किसका किसका एक्सेलरेशन चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ए और हमें ए बी, इन दोनों का एक्सेलरेशन चाहिए। अब ध्यान रहे, जब इसने बोल दिया कि मुझे इन दोनों का एक्सेलरेशन चाहिए, इसका मतलब मुझे अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। हमें अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन चाहिए, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, ब्लॉक ए ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ओवर ए वेज ऑफ सेम मास एम। अच्छी बात इन्होंने ये कर दी है हमारे आपके लिए, थोड़ा सा रहम कर दिया है, अननेसेसरी मैथ की कॉम्प्लिकेसी को हटाने के लिए एम सेम लिया है। बोथ द ब्लॉक्स एंड वेज आर प्लेस्ड ऑन ए फिक्स इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज योर फिक्स इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज नॉट ए वेज, दिस इज ए इंक्लाइंड प्लेन। तो जब भी इंक्लाइंड प्लेन हो मतलब धरती है, वो मूव नहीं करेगी। अगर धरती मूव करने लगी तो हम फिर क्वेश्चन करने के लिए नहीं बचेंगे। इंक्लाइंड प्लेन, तो धरती हमारी अभी तक तो रेस्ट पर है, तो इंक्लाइंड प्लेन है। एज्यूमिंग ऑल सर्फेसेस टू बी स्मूथ, सभी स्मूथ है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए इन द ग्राउंड फ्रेम। अच्छा, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है भाई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए इन द ग्राउंड फ्रेम इन 1 सेकेंड, ओके। हमें ग्राउंड फ्रेम में ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट चाहिए 1 सेकेंड में। तो सभी बच्चों को पता है कि यार डिस्प्लेसमेंट तो तभी निकलेगा जब हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और फिर काइनेमेटिक्स यूज करेंगे, s इक्वल टू हाफ AT²। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रिस्पेक्ट में चाहिए, ध्यान रहे। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हमें इसका एक्सेलरेशन भी अर्थ के रिस्पेक्ट में चाहिए होगा और इसका भी अर्थ के रिस्पेक्ट में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, अब इसमें डिपेंड करता है, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं थोड़ा अपने दिमाग को दौड़ाने का, कि आप मुझे बताओगे कि मुझे वाइजली क्या सोचना चाहिए, मुझे ए को किस फ्रेम में सॉल्व करना चाहिए, मुझे ए को किस फ्रेम में सॉल्व करना चाहिए। ए को जो है किस फ्रेम में मुझे सॉल्व करना चाहिए, आप दोनों फ्रेम में, क्योंकि ए जो है जिस पर बैठा हुआ है वो खुद इधर मूव कर रहा है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो क्या मुझे ए को अर्थ के रिस्पेक्ट में देखना चाहिए या मुझे बी के रिस्पेक्ट में देखना चाहिए, कहां से हम आसानी से कर पाएंगे। वेज फ्रेम, अर्थ फ्रेम, कुछ बच्चे कह रहे हैं वेज फ्रेम। वेज फ्रेम में देखोगे तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन, इसीलिए यही फिजिक्स है ना, यही फिजिक्स है कि कभी हम वेज के फ्रेम में जा रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन इजी हो रहा है, कभी हम अर्थ के फ्रेम में जा रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन इजी हो रहा है। दैट इज द क्रूशियल थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है। तो अब आपको समझना चाहिए कि हम इसका अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में एबीडी बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत राहत होगा। क्यों?
इसीलिए क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो, इसकी एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मैं क्यों इसको प्रेफर करूंगा अर्थ के रिस्पेक्ट में? पहली बात तो मुझे इसका एक्सेलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में चाहिए, पहले नंबर पॉइंट ये। दूसरा ये कि हमें अर्थ के रिस्पेक्ट में जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो मुझे इसका मोशन बहुत सिंपल नजर आने वाला है, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में इसके पास दो ही फोर्स लगेंगे। एक बी ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा और एक ए ने इस पे mg लगाया होगा। ये होगा अपना mg और ये है n। n इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन a एंड b। इसने इस पे ऐसे लगाया तो इसने भी इस पे ऐसा लगाया, और तो कोई फोर्स नहीं होगा भाई। लेकिन अगर आप b के रिस्पेक्ट में करते तो आप क्या करते? देखिए, अगर आप इसको b के रिस्पेक्ट में करते तो b का एक्सेलरेशन आप देख पा रहे हो, b का एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है। b का एक्सेलरेशन अगर आप a2 बोल रहे हो, b का एक्सेलरेशन अगर आप a2 बोल रहे हो ऐसा है। तो अगर कोई जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम इसको b के रिस्पेक्ट में देखें, तो आप a2 इधर कर दोगे, एक a2 भी मिलेगा। मतलब मैं यहां बता रहा हूं, ये है अर्थ के रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में एक a2 m इंटू a2 का एक सूडो लगाओगे। आप क्या करने जा रहे हो? आप इसकी कॉम्प्लिकेसी बढ़ा रहे हो। आपका सूडो का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, तो इधर एक इसका एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का एक्स कंपोनेंट होगा और ये एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वाई कंपोनेंट। कितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेसी में फंस गए। तो मैं आपको ये रियलाइज कराना चाह रहा हूं, ठीक है, आपको मैं ये रियलाइज कराना चाह रहा हूं कि आपको ये चीज समझना होगा कि कब आप क्या करेंगे। कुछ रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल दो सिंपल फोर्स लगेंगे और इसका एक्सेलरेशन नीचे। ये मजे से जो है, जो बंदा यहां बैठा होगा, ये जो अपना आईएफ ऑब्जर्वर है, वो ये देखेगा कि ब्लॉक ए जो है मजे से जो है नीचे जा रहा होगा केवल। उसके पास यही दो फोर्स है। देखिए, आपको पहली दफा क्लिक नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी स्टूडेंट हूं, ठीक है, तो मुझे भी नहीं कर सकता है, वो कोई इशू नहीं है। तभी तो आपको कराया जा रहा है। आपको पहली दफा किसको करता है भाई? किसी को नहीं करता है। शायद 0.1% लोग होते हैं जिनको पहली दफा बिना कुछ बताए सब आ जाता है। सबको बताने के बाद ही आता है, ठीक है। तो अब तो अगर एक बार तुम ये कर लोगे, तरीका क्या है? आपने इस लेवल का, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन ही नहीं कराया, तब तो आप बिल्कुल कभी नहीं सोच पाओगे। मैंने जब आपको इस लेवल का क्वेश्चन कराया, आपने घर में फिर प्रैक्टिस किया, तो अब आपको ऐसा कभी भी सिचुएशन आएगा तो चमकेगा जरूर। आपको रास्ता दिखा दिया गया है, आप उस रास्ते से फेमिलियर हो तो आपको वो रास्ता दिखने लगेगा। सिंपल यही है। तो यहां पे एन है और ये mg है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? इस तरफ एक्सेलरेशन आपने माना, अर्थ के रिस्पेक्ट में माना है, और ये आपने a1 माना है। ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ही बना ही रहे। सिंपल एक इक्वेशन आएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या लिखेंगे आप? mg माइनस n नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन इज इक्वल टू ma1। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर वेज बी, क्या सभी बच्चे, मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? मैं आप डायरेक्ट यहां लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि मैं यहां पर इस डायरेक्शन में a2 किसके रिस्पेक्ट में है? a2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ही है भाई। क्यों? a2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं। क्यों है? क्योंकि ये फिक्स इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है, फिक्स इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है, तो a2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है। तो इसकी मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। एफबीडी बना ही देता हूं, चलो इसकी भी एफबीडी बना देता हूं, आगे ले लेते हैं स्लाइड पे। तो हमारे पास क्या होगा? देखो, वेज की अगर आप बनाओगे तो वेज अपना ये था, वेज ऐसा मोशन कर रहा था और इसका एक्सेलरेशन आपने a2 माना था। अब सभी बच्चों को क्लियर है कि एक्सेलरेशन इधर है, तो हमें सारे फोर्सेस को इसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होगा। मतलब हमारा रेफरेंस एक्सिस यही होना चाहिए,
मैंने कहा था कि न्यूटन सेकेंड लॉ में कोई दुविधा ही नहीं है, जिधर एक्सेलरेटेड है वही आपको नेट फोर्स उधर ही लिखना है, उधर ही एक्सेलरेशन होगा। चलिए बताइए फिर, मास तो दोनों का सेम दे रखा है, ये अच्छी बात है। तो ये अपने पास थीटा था, थीटा अल्फा क्या था भाई, थीटा ही था, तो ये थीटा था। बताइए फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, जो अपने मतलब का है वही दिखा रहा हूं। एक इसका mg साइन थीटा, ठीक है, और इधर होगा mg cos थीटा, वो मैं नहीं दिखा रहा हूं, सब लोग अब समझ पा रहे हैं। और एक फोर्स जो भूल मत जाना कि इस ब्लॉक को वेज ने दिया था नॉर्मल रिएक्शन, तो ब्लॉक भी इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा भाई, और ये परपेंडिकुलरली देगा ऐसा। अब आपको इस नॉर्मल रिएक्शन का भी क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वेज। तो इसका कंपोनेंट आप लेंगे इस तरीके से, ये कंपोनेंट होगा। एंगल दे जज करना आसान है, सब पैरेलल लाइंस ही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल बताइए क्या हो जाएगा, ये पैरेलल है ना, इसके हॉरिजॉन्टल से थीटा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा होगा। बोलो, ये एंगल अपना थीटा होगा भाई, ये क्लियर है सभी को? नहीं, ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो n का ये कंपोनेंट, ये कितना होगा एंगल, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो n का ये कंपोनेंट क्या आएगा, n साइन थीटा, ठीक है। तो अभी इस डायरेक्शन, मैंने केवल इसी डायरेक्शन के फोर्सेस दिखाए हैं, फिक्स इंक्लाइंड का नॉर्मल नहीं दिखाया है मेरे भाई, मेरे तारे जमीन पे mg साइन थीटा दिखाया है, और mg cos थीटा भी नहीं दिखाया है, क्योंकि वो हमारे मतलब का नहीं है, इसलिए नहीं दिखाया है, अननेसेसरी है वो, इतना अभी तक नहीं समझे। लो आप नाराज हो रहे हो तो ये भी दिखा देते हैं, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है अपना। अभी इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इससे क्या लेना देना है, हमें एक्सेलरेटेड वाली इक्वेशन पकड़नी है। तो इधर हो जाएगा mg, मैं दिखा दे रहा हूं, भाई अपना नाराज हो रहा है, तो ये हो जाएगा ng, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है हमें इससे। वैसे तो मुझे ये भी दिखाना चाहिए फिर n साइन थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट, वो अननेसेसरी, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। इधर जो है ये आएगा अपना, कोई मतलब नहीं है, ये आएगा अपना n साइन थीटा। जब पूछा जाता कि हमें नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू इंक्लाइंड प्लेन या ग्राउंड बताओ, तब हम इसकी बात करते। मैं लिख दे रहा हूं, कोई जरूरत नहीं था इसका। ये अपना एनजी ड्यू टू द ग्राउंड या इंक्लाइंड प्लेन, तो इससे क्या लेना देना है बताओ आप, ठीक है। तो चलिए इधर इंक्लाइंड प्लेन की इक्वेशन लिख लीजिए, क्या आएगा हमारे पास, mg साइन थीटा प्लस n साइन थीटा इज इक्वल टू ma2। ये अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई, लेकिन अभी भी एक इक्वेशन बचती है, अभी भी अपनी एक इक्वेशन बचती है, नॉर्मल रिएक्शन a1 और a2, तीन अननोन है, तीन इक्वेशन चाहिए। ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भाई वर्टिकल होगा, आप अभी भी उसी पे लटके हुए हो, तभी तो आप ये दिख रहा है आपको सामने, ब्लॉक पे वर्टिकल, अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्चुअल, अर्थ ही तो एक्चुअल होता है, तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आपको एक्चुअली ब्लॉक केवल नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, जो ऑब्जर्वर यहां पर होगा। ये बना दिया है मैंने, ध्यान दिया कीजिए, बार बार एक ही चीज मत पूछिए, ठीक है। यहां पे mg साइन थीटा प्लस n साइन थीटा इक्वल टू ma। नेक्स्ट जो इक्वेशन है कोई बच्चा बताएगा, नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी बनाने वाले हैं? बहुत बढ़िया भाई आकाश, एक बच्चा निकल के आया है, आकाश ने बता दिया है कंस्ट्रेन रिलेशन, बहुत बढ़िया। तो कंस्ट्रेन रिलेशन की यहां जरूरत पड़ेगी, उस इसके पहले वाले क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। कंस्ट्रेन रिलेशन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कंस्ट्रेन रिलेशन इन दोनों के बीच में क्या है भाई, इन दोनों के बीच का कंस्ट्रेन रिलेशन कोई लिख कर दिखा दे जल्दी से, मन को तसल्ली हो जाएगी मेरे भी कि कुछ लोग जिनको पढ़ा रहा हूं ये कंटेंट, कुछ लोग उस लायक बैठे हुए हैं। तो ये अपने पास ये ब्लॉक है और ये वेज है,
और ये अपना ब्लॉक है। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होगा लिख के दिखा दीजिए। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऊपर बना दिया है। बताइए कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन बता दीजिए। इतना कंस्ट्रेंट कराया रिजिड बॉडी का, क्या दोनों के बीच में कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखी जाएगी? कोई बच्चा अगर बताना चाहे तो बता सकता है। A1 इक्वल टू A2 कॉस थीटा। अच्छा, पूर्णिम लिखते हैं A2 साइन थीटा इक्वल टू A1। धैर्य लिख रहे हैं A1 प्लस A2 साइन थीटा। चलिए, तो अब मैं लिख के दिखाता हूं। बहुत सिंपल कंस्ट्रेंट था, सबको लिखना चाहिए था। एक भाई तो अलग लेवल पे हैं, वो पूछ रहे हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन की जरूरत ही क्या है, तो सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लो। कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं लिखना चाहते हो, 3 अननोन है 2 इक्वेशन, 3 अननोन है 2 इक्वेशन, तो ये बहुत नाइंसाफी नहीं है मेरे भाई। 3 अननोन आपको मैं बोलूं कि 3 अननोन है और आपको 2 इक्वेशन दे रहा हूं, बोलूं सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा हूं। अरे 3 इक्वेशन चाहिए मेरे भाई, इसीलिए कर रहे हैं कंस्ट्रेंट। तो ये जो है मूव कर रहा था, इस पॉइंट को देखो, ये मूव कर रहा था अपना इस वेज के रिस्पेक्ट में। ये पॉइंट अपना कितना है, A2 इधर है, ये A2 है, और ये मूव कर रहा है इधर, इसके वजह से A1। कितना सिंपल कंस्ट्रेंट था, ये सबको लिखना चाहिए था। इधर आएगा ये A2, ये आएगा अपना A1, ठीक है, और ये अपने पास है थीटा, ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है अपना थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल तो यही है ना, तो इसी डायरेक्शन में लिखना होगा। तो ब्लॉक का यही A1 था, ये P पॉइंट है, तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इस P पॉइंट को एक्सेलेरेशन मिलता है नॉर्मल की डायरेक्शन में A1, और ये A2 है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो इधर आएगा अपने पास A2 साइन थीटा। तो कुछ ही बच्चों ने शायद सही दिया था, ये अपने पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इधर A2 कॉस थीटा, ये A2 कॉस थीटा आएगा इधर, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर आएगा A2 साइन थीटा। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन है अपना A2 साइन थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू A1, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ये आएगा मेरे भाई। अब लोग सही आंसर दे रहे हैं, A1 इक्वल टू A2 साइन थीटा। क्लियर है सभी को? अब हमें इजीली सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 2 इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन आपकी ये वाली पड़ी है, mg माइनस एन इक्वल टू ma, इसको भी मैं यहीं ले आ देता हूं, mg माइनस एन इक्वल टू ma, ये पहली। तो ये अब 3 इक्वेशन और 3 अननोन जो आपके साथ नाइंसाफी थी वो खत्म हो गई। अब आप आसानी से कर सकते हैं, कैसे करना चाहेंगे अब आपके ऊपर है। A1 A2, एक मिनट, ये A1 होगा ना, फिर ये A1 माना गया था शायद, हाँ A1 होगा, का ये नया अननोन कहां से आ गया, ये A1 होगा। तो आप कर लीजिए, n की वैल्यू A1 के टर्म्स में यहां पुट कर दीजिए, और A2 को A1 के टर्म्स में पुट कर दीजिए, जैसा आप करना चाहें, ठीक है। A1 की वैल्यू, ये A1 की वैल्यू है, इसको लाके यहां पुट कर दीजिए, तो आपके पास पहले आप या तो ये करिए कि इस n की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए A1 के टर्म्स में, और फिर A2 को A1 के टर्म्स में पुट कर दीजिए। तो इसमें क्या कर रहा हूं, n की वैल्यू देखिए, यहां से सॉल्विंग आपके ऊपर है, आप कैसे भी कर सकते हैं। mg
माइनस एम ए वन इक्वल टू एन, एन एलिमिनेट कर रहा हूं, अब इस एन को यहां पुट कर दे रहा हूं, ठीक है, इसमें क्या कर रहा हूं, पुट इन सेकेंड, पुट कर दो एम जी साइन थीटा प्लस एम जी माइनस एम ए वन साइन थीटा इक्वल टू एम ए टू, और ए टू को मैं क्या लिख सकता हूं, ए वन अपॉन साइन थीटा। लो, तो यहां से ए वन डायरेक्ट आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2mg साइन थीटा। खुद सॉल्व करिए ये सब और इसको इधर ले आओ, तो एम ए वन साइन थीटा प्लस एम ए वन साइन थीटा, ए वन वाले टर्म को एक तरफ ले गए, mg वाले को एक तरफ ले आए, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, m कैंसिल कर दीजिए, 2g साइन थीटा इज इक्वल टू ए वन कॉमन लिया और ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो ए वन आ जाएगा 2g साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज योर ए वन। ए वन आ गया तो इसको बस ए टू से क्या करना है आपको, ए टू इक्वल टू ए वन बाई, तो ए वन भी आ गया, बस मतलब ये ए वन आ जाएगा, यही लिख दे रहा हूं, सॉरी ए टू आ जाएगा ए वन बाई साइन थीटा, एक साइन थीटा से डिवाइड करने का है बस, तो ये आएगा 2g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक जनरल रिजल्ट है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं, तो किसी बच्चे को ये पर्टिकुलर सिचुएशन का ये रिजल्ट पता होगा तो डायरेक्ट थीटा पुट करके तुरंत आंसर टिक मारेगा, है ना। तो ये ऐसा कभी कभी हो जाता है, इत्तेफाक है वो, कि मान लो किसी ने क्वेश्चन पटक दिया जेईई मेंस में और आपको ये रिजल्ट पता है, तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपको मतलब फायदा दे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको रटो ही, बट अगर याद रहे तो फिर आप शॉर्ट नोट्स में इसको ऐसे बना सकते हो। कुछ कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स हैं जो, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रहा था, इतनी मेहनत हुई जब ये दो मूव कर रहे हैं, अब जो अपनी धरती चलने लगेगी तो आप हिलने लगोगे, तो थोड़ा सा कोशिश करना, देखिएगा कि आपको आप फील लेना कि आप कैसे हिल रहे हो, तो इसको भी चला देना, धरती को भी चला देना और फील लेना कि आप कैसे हिल रहे हो, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन, इसको भी मूव करा देना, मतलब ये इधर A1 इधर A2 और इसको मान लेना कि ये A3 से मूव कर रहा है, इसको मान लेना कि A3 से मूव कर रहा है, और फिर आप A1 A2 और A3 निकालना, ठीक है। यही नहीं आएगा कि सर इतना कर दिया, अब आप समझ रहे हो ये A3 से मूव करने लगेगा तो नाउ दिस इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, नाउ दिस इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, दिस इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। बोलो भाई, तो अभी आपने इसको हटा दो, इन दोनों का काम किया अभी, है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा आप जो है ट्राई मारिएगा तो आपको मजा आएगा, जब आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का ये करते हैं, जिसमें अब कितने बच्चों को डिफरेंशिएशन, कितने जालिम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे मैंने अभी बोला कि करिएगा, आपको फील आएगा। एक भाई बोलता है सर आप कर दो ना, अरे मेरे भाई तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा है, तुम्हारे नाम पे श्री श्री 101 आगे लगा देता मैं। तुम्हारा नाम जो है ना, ये जो टीवी स्क्रीन है ना, इस पे एक स्टिकर चिपका है, तो तुम उस पर छुप गए हो, नहीं तो मैं तुम्हारा नाम पढ़ के तुम्हारे नाम के आगे श्री श्री 100 बार लगा देता, भाग गया। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी कंस्ट्रेंट का एक डिफरेंट टाइप का सवाल, जिसमें डिफरेंशिएशन, चेन रूल याद है सभी बच्चों को, चेन रूल याद है, तो चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। देखिए क्या हो रहा है, एक हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर है, वो अपना इधर मूव कर रहा है और उस पर एक स्टिक रखी हुई है और स्टिक इधर मूव कर रही है, दिख रहा है सभी बच्चों को। स्टिक ऐसे स्लिप करके जाएगी V1 से
और हेमिस्फेयर इधर जा रहा है V2 से। तो आपको बताना है कि फाइंड द रेट एट विच द एंगल थीटा इज चेंजिंग, और किसके टर्म्स में बताना है, V1 V2 R एंड थीटा के टर्म्स में। ये जो गिवन डेटा है उसके टर्म्स में आपको बताना है, ठीक है, V1 V2 R और थीटा के टर्म्स में ये बताना है। सभी बच्चे समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये स्टिक जो है इधर स्लिप करते हुए इधर जा रही है V1 से, और ये V2 से जा रहा है। तो हमें क्या बताना है, ये थीटा चेंज होगा, कैसे चेंज होगा बताओ, कैसे चेंज होगा, ठीक है, कैसे चेंज होगा। यहां पर जो है ये V1 ये इधर स्लिप होगा, ठीक है, ये ऐसे है, तो ये इस तरीके से V1 से चेंज होगा। तो धीरे धीरे थीटा इसका जो है कम हो रहा है और V2 इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से धीरे धीरे थीटा चेंज होगा, मतलब कम हो रहा है ना। फ्रिक्शन नहीं है भाई, फ्रिक्शन कहां है, सब जो है स्मूथ है, स्मूथ है, ये स्मूथ है, ठीक है, सब ये स्मूथ है। तो यहां से आपको जो है ये थीटा जो है आपका इस तरीके से कम होता जाएगा और V2 इधर जाएगा, V1 इधर जाएगा। तो हमें यही थीटा बताना है, हमें यही थीटा जो है बताना है। कैसे बताएंगे वो देखिए। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पर, कि किसी इंस्टेंट पे ये इधर जा रहा होगा तो ये और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो उसके वजह से ये कुछ झुकेगा और इंक्लाइंड होगा, यही तो है ना। तो हमें यही बताना है। कैसे बताएंगे, देखो ये R है और ये अपने पास ये सेंटर, इसका सेंटर है, ठीक, और ये अपने पास V1 है। तो आप मुझे बताओ, एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को, C है, ये A है और ये B है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक हेमिस्फेयर पे ट्रायंगल ये 90 डिग्री होगा, ये तो सभी को दिख रहा है, ठीक है। अब भाई उदय तुम जो है मजबूर कर रहे हो कुछ बोलने के लिए, ठीक है, बार बार आप ये कमेंट लिख रहे हो, सर आपकी वजह से मुझे PW का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा। तो मैं आपको सच्चाई बता दूं, मेरी वजह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा तो आपने गलत किया। अगर मेरी वजह से आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही, तुमको तैयारी छोड़ देना चाहिए था, तुम्हारा पैसा बच जाता। क्योंकि तुम चाहे PW कर लो, चाहे दुनिया कर लो, जहान कर लो, सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है, तुम जिस अप्रोच से इस तरीके की चीजें कर रहे हो। आप करके देख लेना और 2 साल बाद मुझे मेल करना आपका अगर रिजल्ट आ गया तो, अगर आपकी सुधार नहीं हुई इन चीजों में तो। मेरी वजह से, गजब बात करते हो यार, मेरी वजह से तो बहुत बच्चे यहां पे अभी सेलेक्ट होंगे, आना तुमको मिलवाऊंगा, यही पढ़ाई पढ़ के बहुत बच्चे IITian बनेंगे, तुम आना मेरे पास और मिलवाऊंगा तुम्हें मैं उनसे। A, B और C, तब से मैं इग्नोर कर रहा हूं, फालतू में आप कमेंट किए जा रहे हो। A, B और C, आप यहां क्यों बैठे हो, आप जाओ वहां क्लास करो, वहां पे चीजें सीखने को मिलेगी, यहां तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। A, B और C, A, B, C ये थीटा है अपना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अपने पास क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंड ये थोड़ा सा बड़ा बन गया हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा है। फर्जी छाप लोग बहुत है। यहां पे ये x है, ये x है, लेकिन ये बात सभी को समझ में आता है कि ये जो पॉइंट है वो C के रिस्पेक्ट में, तो आपको लिखना चाहिए x, ये जो डिस्टेंस है ये रिलेटिव डिस्टेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये रिलेटिव डिस्टेंस होगा, ये रिलेटिव डिस्टेंस होगा C और A के बीच में, C और A के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज आवर रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्टेंस है, क्यों भाई, क्योंकि C खुद भी मूव कर रहा है और A भी मूव कर रहा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से हम लिखते हैं ट्रायंगल में x, r और थीटा में एक रिलेशन, बहुत आसान है, साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखा जाए भाई, साइन थीटा अपने पास हो जाएगा r अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, r अपॉन ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये तो 90 होना ही है, ये तो ठीक है, चलो ये 90 हो गया है, तो ये हाइपोटेनियस ये होगा, बिल्कुल ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये आर होगा, तो साइन थीटा होगा आर अपॉन एक्स। ये बात सभी बच्चे समझ पाए कि नहीं,
हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे समझ गए। आर अपॉन एक्स ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो यहां पे एक्स क्या हो जाएगा, आर कोसेक थीटा, आर कोसेक थीटा, ये दिख गया। अब यहां जो पकड़ने वाली बात है वो ये है कि एक्स है रिलेटिव डिस्टेंस है, क्योंकि ये खुद मूव कर रहा है, सी खुद मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, V2 से, रिलेटिव डिस्टेंस, ये अपना रिलेटिव डिस्टेंस है भाई, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिखने वाले हैं, रिलेटिव डिस्टेंस है तो dx बाई dt, टाइम के साथ डिफरेंशिएट मार रहा हूं आर, यहां तुम्हारा डिफरेंशिएशन का नॉलेज काम आएगा। टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, जबकि ये थीटा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको d बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है। पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर थीटा को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। ये कुछ बच्चों को याद होगा, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, याद है सभी बच्चों को। मैंने ओमेगा के बारे में कुछ थोड़ा सा आपको हिंट दिया था और कहा था सर्कुलर मोशन में वी विल डील विथ डिटेल। तो ये हो जाएगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, कुछ को याद है। अच्छा ये बताओ कि ये क्या है, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, ये ध्यान रहे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए की वेलोसिटी है, पॉइंट ए का डिस्टेंस आपने सी से लिया है, और तो सी के रिस्पेक्ट में ए एक्स जिस रेट से चेंज होगा, तो दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए इज v1, तो एक्स का रेट ऑफ चेंज जो है वो रिलेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी ये है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, आर, अब कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन याद करो, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा, dy बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता था, माइनस सब्सटीट्यूशन से बताया था, 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स लिख के कोशेंट रूल लगा के बताया था। यहां पे आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये डी थीटा बाई डी टी यही ओमेगा है, और आई थिंक हमें क्या चाहिए था, हाँ थीटा चाहिए था, तो मतलब हमें यही ओमेगा चाहिए था, तो हमारे पास जो ओमेगा आएगा वो ये आएगा। अब देखो ये माइनस साइन है, इसको इसके साथ ले जाओ, क्योंकि ये डिक्रीजिंग इन नेचर है, इस माइनस को इसके साथ रखो, तो फाइनली हम लिख सकते हैं क्या, माइनस डी थीटा बाई डी टी, इसको ऐसे माइनस इसके साथ लिखा, क्योंकि टाइम के साथ ये थीटा घट रहा है, तो इसका रेट नेगेटिव होगा, इक्वल टू आर कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा अपॉन में कॉट थीटा अपॉन में वीएसी। अब वीएसी क्या है, वीएसी निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बोलो, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, माइनस v1 आई कैप, और ये है माइनस v2 आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस v1 प्लस v2 आई कैप। बोलो भाई सबको क्लियर है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसको आप यहां पर लिख सकते हो माइनस v1 प्लस v2 आई कैप, तो माइनस v1 प्लस v2, अगर वेक्टरली लिखोगे तो ओमेगा का आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, यही ओमेगा होगा एक तरीके से, और ये आ जाएगा आर, आप चाहो तो साइन और कॉस में चेंज कर सकते हो, कर लेते हैं, ये कॉस होगा, कॉस अपॉन में साइन, और यहां साइन, तो ऊपर आएगा आर कॉस थीटा अपॉन में v1 प्लस v2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो आप कोई भी थीटा के लिए पूछा जाए तो आप वो थीटा यहां पे पुट कर सकते हो, वो थीटा यहां पे पुट कर सकते हो। वी भी लिख दिया है क्या मैंने कहीं, हाँ वीसी होगा बिल्कुल।
ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था इस टाइप के। अब देखो, अब मान लो आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का कभी नहीं किया आपने और आपके एग्जाम में आया, मैं नहीं मानता कि कोई बहुत तेज बच्चा है तो वो भी सोच पाएगा, नहीं सोच पाएगा उस समय। अब आपको पता है कि कभी ऐसी चीज होगी तो पहले हम एक्स और आर में रिलेशन बनाएंगे, फिर डिफरेंशिएट मारेंगे। तो आप जब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे आपका अप्रोच खुलता जाएगा, और फिजिक्स में अप्रोच डेवलप करना जरूरी है। हाँ, ये इंस्टेंटेनियस है बिल्कुल, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस है। क्या उल्टा लिखा है? उल्टा क्या लिखा है? अच्छा, ये डिनोमिनेटर में आएगा, रुको देख लें। अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, उल्टा लिख दिया है बहुत, और बच्चे नहीं बता रहे, ये उल्टा लिख दिया है। तो डी थीटा बाई डी टी अपने पास जो आएगा, एक स्टेप लिख लो, माइनस डी थीटा बाई डी टी, ये चाहिए था, तो ये आएगा, ये नीचे चला जाएगा, वो आ जाएगा वी ए सी का मैग्नीट्यूड, या जो भी वी ए सी आप लिख रहे हो, अगर वेक्टरली लिख रहे हो तो साइन यहां भी दे रहे हो तो यहां भी लो, नहीं तो आप मॉड लोगे तो कहीं साइन मत लो। वी ए सी अपॉन में आर कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सही कह रहे हैं, उल्टा हो गया है, ठीक है। तो अब यहां पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस वी वन प्लस वी टू आएगा, अपॉन में ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, और यहां पर आर आएगा, और कोसेक का हो जाएगा साइन, साइन ऊपर साइन वन अपॉन साइन, और ये कॉट का हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो साइन ऊपर चला जाएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा। तो ओमेगा आ जाएगा v1 प्लस वी टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा, ये आएगा भाई। क्लियर है भाई? आपको हर क्लास में मजा मिलेगा, ठीक है, अगर आप उस अप्रोच से सीखने के लिए बैठे हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा। और भांति भांति के लोग हैं, मैं तो क्वेश्चन और भी बहुत अच्छे अच्छे कराऊं, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स इतना खराब आता है, लोग ऐसे ऐसे डाउट पूछते हैं जो 4 बार 5 बार बताया जा चुका है, और अभी आप एक, अच्छा इसमें बहुत सारे लोग क्या, मतलब बच्चे भी जो है, मतलब आजकल पैसे लेके स्पैमर बन रहे हैं क्या? बहुत सारे बच्चे लगता है अब इस काम में उतर आए हैं, या हो सकता है कि कोचिंग के लोग ही ऐसा करते हो, आई डोंट नो। तो अब ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही सबसे अच्छी बात है, ठीक है। कल नहीं, कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, फ्रिक्शन हम स्टार्ट करेंगे। फ्रिक्शन इज आवर नेक्स्ट चैप्टर विच वी विल स्टार्ट ऑन ट्यूजडे। टुमारो वी विल डू सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम इरोडोफ एंड सम एससीवी और इरोडोफ के कुछ प्रॉब्लम मैं फोर्स कॉन्सेप्ट के लूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो कल हम एससीवी और इरोडोफ के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, बाकी फिर एंड करेंगे। काफी पढ़ा दिया मैंने न्यूटन्स लॉ, इसके बाद भी कोई न्यूटन्स लॉ पे अगर खुश नहीं है, ठीक है, उसको कहीं और जाना पड़ रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इससे आगे कुछ और कर पाऊंगा। आप लोग फ्री हो, आप खुद भी देख सकते हो। हाँ, कल आपको केक काट कर दे दूंगा, ठीक है, याद है, ठीक है। तो आप लोग कुछ बताइए, जो बच्चे यहाँ पे हैं उनको कैसा, उनको फील हो रहा है कि नहीं वो सीख रहे हैं, आप लोग बताइए। उसका टाइम आएगा भाई, उस बुक का टाइम आएगा भाई मलय, अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसका टाइम आगे आएगा, ठीक है, वो भी कराऊंगा। आज आप जो बोल रहे हो ना, अगर आप जाके देखोगे तो ये जो क्वेश्चन आपने किया है, क्वेश्चन कहां से कर रहे हैं उससे ज्यादा मैटर करता है ये जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन, ये उसी बुक से, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइए, जाके देख लीजिएगा।
ठीक है, आप लोग से एससी वर्मा हो रहा है कि नहीं सॉल्व? आप लोगों से एससी वर्मा सॉल्व हो रहा है बच्चों? आप लोगों से एससी वर्मा सॉल्व हो रहा है? इजी लग रहा है कि नहीं? एससी वर्मा आपको लग रहा है कि नहीं कि भाई कुछ नहीं है मेरे लिए? एससी वर्मा ऐसा फील होना चाहिए, अभी नहीं हो रहा है तो आगे अगर ट्राई करते रहेंगे तो आपको लगना चाहिए कि एससी वर्मा मैं खुद, क्योंकि मैं भी अपने टाइम प्रिपरेशन करता था, तो मैं आपको सही बता दूं, मैं जिन टीचरों से पढ़ता था, जो मेरे फिजिक्स के टीचर थे, उनसे मैं एससी वर्मा का अगर डाउट पूछने चला जाऊं तो भगा देते थे। उनका एक ही स्टेटमेंट था कि अगर तू मुझसे पढ़ रहा है उसके बाद एससीवी सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो फॉरगेट अबाउट आईआईटी इन। तो वो बोल देते थे सीधे कि फॉरगेट अबाउट योर आईआईटी, आप आईआईटी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस समय लोग हार्ड ट्रुथ बोलते थे, ठीक है। और वो ऐसे नहीं पढ़ाते थे, 45 मिनट पढ़ाते थे हफ्ते में 3 दिन, सोचो कितना कंटेंट दे पाते होंगे। आपको तो मैं 5 दिन पढ़ा रहा हूं, 4 दिन पढ़ा रहा हूं और एक एक चीजें करा रहा हूं, तो उसके बाद आपके अंदर वो, देखिए मेरा अप्रोच क्या हो, एक टीचर का अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपको मैं उस लायक बना दूं कि आप जेई मेंस, कितने बच्चों ने जेई मेंस की बुक ली है पीवाईक्यू की? मैंने तुम लोगों को बोला था कि आप अपने आप को रियल चेक करना चाहते हैं, रियल सिनेरियो में चेक करना चाहते हैं अपने आप को, तो पहले एग्जाम के लिए चेक करिए, दैट इज योर पीवाईक्यू। आप काइनेमेटिक्स का जेई मेंस का पीवाईक्यू करिए, और फोर्स कॉन्सेप्ट आपने एससी वर्मा डीपीपी सॉल्व कर लिया है, तो आप जो है फिर जो है आप क्या करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। आप देखिए पीवाईक्यू आपके लिए कुछ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। दोनों के आप दोनों के करिए, दोनों के पीवाईक्यू करिए, जेई मेंस जेई एडवांस दोनों के पीवाईक्यू करिए, आप देखिए क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आप अपने आप को खुद चेक करिए ना कि वेदर यू आर, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? केवल मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी लर्निंग अप्रोच होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं आप हर्डल फेस कर रहे हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, लगे रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।